अब की बार 400 पार, ये कहते हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी पर अफसोस 240 पर ही सिमट गए और सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए आपको 272 लोकसभा सीट चाहिए होती है। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के महागठबंधन के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पर अब सिर्फ 2 महीने में उनकी सरकार गिरने वाली है और ये पॉसिबल है 2 महीने बाद होने वाले बिहार इलेक्शन से। पर यह होगा कैसे? कौन है इसका मास्टरमाइंड और आगे क्या होगा? चलिए समझते हैं इसे इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बनी सरकार दिखने में मजबूत है, लेकिन असल में ये कमजोर नींव पर खड़ी इमारत है। बीजेपी अकेले 240 सीट पर सिमट गई। मेजॉरिटी के लिए जरूरी 272 से 32 सीट कम। मजबूरी में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे रीजनल लीडर्स पर भरोसा करना पड़ा। इतिहास उठाकर देखें तो जब भी सेंट्रल सरकार रीजनल पार्टीज के सहारे बनी है, ज्यादातर 2-3 साल में गिर गई। 1989 की वीपी सिंह सरकार, चंद्रशेखर ने समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। 1996 से 1998 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार, कांग्रेस ने हाथ खींचा और कोलैप्स हो गई। यानी आज की मोदी सरकार भी उसी ढांचे पर खड़ी है और बिहार की राजनीति सिंपल नहीं है। यहाँ जाति इक्वेशंस, रीजनल आइडेंटिटी और बड़े अलायंसेस हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं। इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि सामने महागठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस की, और नीतीश कुमार जो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े पलटूराम माने जाते हैं। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे, पहले ही बीजेपी को कई बार छोड़ चुके हैं। अगर बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमजोर पड़ती है तो नीतीश वापस कांग्रेस कैंप में जा सकते हैं और यही दिल्ली की पावर बैलेंस को हिला देगा। यानी दिल्ली में वही सरकार राज करेगी जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी यानी कम से कम 272 एमपीज का सपोर्ट हो। मतलब बिहार का इलेक्शन सिर्फ पटना तक नहीं बल्कि सीधे दिल्ली की गद्दी तक असर करेगा। और राहुल समझते हैं कि बिहार में कांग्रेस अकेले जीरो है, इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस प्रमोट किया। बदले में तेजस्वी ने राहुल को बिहार की रैलीज में बड़ा नेशनल लीडर दिखने का मौका दिया। ये गिव एंड टेक सिंपल है। तेजस्वी को बिहार का सीएम चेयर चाहिए, राहुल को 2019 तक पीएम फेस बिल्ड करना है। ऑडियंस को समझना होगा कि ये डील सिर्फ बिहार इलेक्शन तक नहीं रुकेगी, बल्कि आने वाले सालों में नेशनल पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल सकती है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। चंद्रबाबू नायडू, जो अभी मोदी सरकार के सबसे बड़े पार्टनर हैं, जो बीजेपी से खुश नहीं है। फंड्स इशू पर उनकी नाराजगी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना मिलने पर फ्रस्ट्रेशन, बीजेपी में उन्हें हमेशा सेकेंडरी रोल दिया गया। अगर बिहार में बीजेपी हारी तो नायडू समझ जाएंगे कि मोदी अब अनबीटेबल नहीं है और उस दिन नायडू कांग्रेस कैंप की तरफ पलटी मार सकते हैं। नायडू का वेटेज बड़ा है, 16-17 एमपीज जो सेंट्रल सरकार की मेजॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, इसका मास्टरमाइंड कौन है? असल में मास्टरमाइंड कोई एक इंसान नहीं है, ये पूरा ऑपोजिशन का कलेक्टिव प्लान है। राहुल गांधी नेशनल पीएम फेस बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी और बार्गेनिंग पावर बचाना चाहते हैं, तेजस्वी युवा सीएम बनकर बिहार में फुल कंट्रोल चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू अपनी स्टेट की डिमांड पूरी करवाना चाहते हैं। ये चारों अपने अपने फायदे के लिए बीजेपी को कमजोर करने पर तुले हैं। अगर बिहार इलेक्शन में बीजेपी हारी तो नीतीश पलट मारकर कांग्रेस कैंप में ऑफिशियली शामिल होंगे। बिहार में आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस जेडीयू प्लस लेफ्ट सरकार बनेगी। दिल्ली में बीजेपी के पास नंबर्स नहीं बचेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। अगर बीजेपी समहाउ जीत गई तो मोदी कुछ समय के लिए सेफ रहेंगे, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी नीतीश और नायडू पर रहेगी और वो कभी भी पावर बार्गेन करके सरकार गिरा सकते हैं। यानी मोदी सरकार की पॉलिटिकल सर्वाइवल की पूरी कहानी बिहार इलेक्शन पर टिकी है। तो दोस्तों, खेल साफ है, मोदी सरकार टेक्निकली चल रही है, पर असल में ये नीतीश और नायडू की रिमोट कंट्रोल सरकार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पूरे गेम के साइलेंट आर्किटेक्ट्स हैं और बिहार इलेक्शन वो धक्का साबित हो सकता है जिससे दिल्ली की सरकार गिर जाए। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार सच में सिर्फ 2 महीने टिकेगी या बीजेपी कोई नया चारण की नीति चलकर फिर से सबको चौंका देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।